Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial analysis on the channel UPSC with Nitya Pal. आज 10 जुलाई और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। सो द फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कस्टोडियल डेथ्स पर। ओके, तो कस्टोडियल डेथ बेसिकली किसी को आप जैसे कि बस पुलिस स्टेशन में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए अंडर कस्टडी, अंडर पुलिस कस्टडी। ओके, उसको हम कस्टोडियल डेथ बोलते हैं, विच इज इलीगल, विच इज नॉट राइट। ओके, एंड अनदर टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज द क्रिटिकल मिनरल्स हब। तो क्रिटिकल मिनरल्स हब बनाया गया है इंडिया और अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ, ताकि चाइना जो इस तरह के गेम्स प्ले करता है, कभी कभी उनकी सप्लाई बंद कर देता है और इस तरह की चीजें उससे डील किया जा सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस, एंड कस्टोडियल ब्रूटैलिटी बिगिन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म। सो यहाँ पर बिफोर बिगनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि जैसे कि यहाँ पर कुछ हेडिंग्स होती है, रिफॉर्म्स टू अंडरटेक, ओके, या फिर अ न्यू पाथ फॉर लॉ एनफोर्समेंट एक्सेट्रा। इस तरह की हेडिंग्स आप अपने ऐसे पेपर में यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सो इसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे एंड आई विल बी रियली हैप्पी अगर आप इसके आंसर्स को लिखते हैं। ठीक है, यू कैन आइदर सेंड ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप और इन दी चैट सेक्शन। Custodial deaths are not aberrations but the outcome of systemic failure in policing and governance। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या रीजंस है, क्यों कस्टोडियल डेथ होती है, क्या होता है कस्टोडियल डेथ, इसके अराउंड क्या डेटा है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है एंड रिफॉर्म्स एज द एडिटोरियल हैज डिस्कस। तो कस्टोडियल डेथ्स अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली एक 27 साल का एक लड़का था, अजीत कुमार। ओके, ही सफर्ड कस्टोडियल डेथ और जिसकी वजह से अभी दोबारा से ये इशू इमर्ज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कोई पहली बार हुआ है, कंटिन्यूसली इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जैसे कि पहले लाइक विघ्नेश राजा एक्सेट्रा, दे हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ कस्टोडियल डेथ। अब अगर इसके स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो एनसीआरबी के हिसाब से 175 कस्टोडियल डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी कस्टोडियल डेथ अंडर रिपोर्टेड होती है। जैसे कि आपने कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा, पुलिस स्टेशन के अंदर इतना ब्रूटली मारा गया, वहीं डेथ हो गई उसकी और फिर उसको कहीं छुपा के ले जा रहे हैं, नदी में फेंक रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी। सो दैट इज व्हाट इज कस्टोडियल डेथ। अगर कोई सामने नहीं आ रही है तो वो अंडर रिपोर्टेड रह जाते हैं। तमिलनाडु में ये सबसे ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट इंसिडेंट्स वहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। देन ये और भी डेटा है जो आप पढ़ सकते हैं। देन इंडिया काफी ज्यादा पुअरली रैंक भी कर रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये लॉ ही तो है जो कि उसको लेकर जा रहे हैं। आप किसी पर्सन को लेकर जा रहे हो और उसकी कस्टोडियल डेथ हो जा रही है, तो आपके रूल ऑफ लॉ ठीक नहीं है, आपके प्रॉपर जस्टिस मैकेनिज्म नहीं है। एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी, तो सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग कस्टोडियल डेथ स्पेशली इन इंडिया। अब इसके रीजंस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जैसे कि अगर जैसे आपके दिमाग में भी आप पुलिस के बारे में सोचोगे तो डंडा हिलाते हुए ही कोई आपको ऐसा पुलिसमैन याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया, बल्कि ऐसा नहीं है, उन्हें फोर्स थोड़ी यूज करनी है। जैसे फॉरेन वगैरह में क्या होता है, चुपचाप अरेस्ट करके ले जाओ, एक सेल में आप डाल दो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पहले मारेंगे फिर ले जाएंगे। दे आर नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स। स्पेशली जैसे कि थर्ड डिग्री मेथड्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है पुलिस स्टेशन में। ओके, इन एंटिल एंड अनलेस कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं हो आपके पास। विघ्नेश डाइड विद इन आवर्स ऑफ बीइंग, तो ये एक लाइक विघ्नेश की स्टोरी है जो कि कुछ साल पहले एक कस्टोडियल डेथ हुई थी चेन्नई में, अंडर कस्टडी वो डेथ हुआ और ऑटोप्सी में बताया गया मल्टीपल इंजरीज। तो पुलिस को क्या लगा, चलो इससे सच निकलवा लेते हैं, या कई बार क्या होता है मे बी कोई किसी और पर्सन ने पैसे दे दिए, कुछ इस तरह की चीजें। या कई बार अल्टीमेटली जो पुलिस में, जो पुलिस फोर्सेस में जो पर्सोनल है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स और उनके कुछ बायस होते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम या ये है तो इसने ऐसा किया ही होगा, इसलिए बहुत मार के वो सोचते हैं कि सच निकलवा लें। अंडर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है पुलिस वालों की कि उनको करना क्या है, उन्हें बस यही पता है कि हाँ उन्हें मारना ही है। तो तमिलनाडु मैसिव फंड्स दे रही है पुलिसिंग के लिए, बट उनकी मेंटल, हाँ कई बार क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे होते हैं, वो दूसरे पर इस तरह से निकल आते हैं व्हेन यू हैव सो मच ऑफ पावर। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों की, पुलिस पर्सोनेल की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनके पास कितनी पावर है और वो क्या कर सकते हैं। इमोशनल प्रिपेयर्डनेस नहीं है, सपोर्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पुलिसिंग की जो जॉब है वो इटसेल्फ भी थोड़ी काफी स्ट्रेसफुल रहती है। ओके, तो वो स्ट्रेस इस तरह से दूसरे लोगों पर ना निकले जिनको अंडर कस्टडी लेकर आए हैं, वो हमको चेक करना है। देन आउटडेटेड पुलिसिंग करिकुलम ही आउटडेटेड है। प्री लिबरलाइजेशन मॉडल्स, एथिक्स वगैरह, ह्यूमन राइट्स, इन सब पे ज्यादा सिखाया ही नहीं गया है, तो उन्हें कैसे पता होगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर इन लोगों के मन में डर रहेगा कि हाँ अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप पकड़े जाओगे, जिसका कुछ पनिशमेंट होगा, तो क्योंकि पहले बात तो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी नहीं है प्रॉपर।
टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, कैसे पकड़े जाएंगे जब कुछ सीसीटीवी में दिखेगा, सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो पकड़ेंगे कैसे। अब इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ये होंगे ऑब्वियसली, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे जिस इंसान के साथ हो रहा है उसको मल्टीपल ट्रॉमा है, उसकी डेथ हो सकती है। देन फैमिली लेवल पे जिस पर्टिकुलर लाइक जो पर्सन है, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई, तो फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। सोसाइटी लेवल पे हमारा ट्रस्ट इरोड हो रहा है, हम तो बहुत ज्यादा डरते हैं पुलिस स्टेशन में जाने से। मोस्टली जैसे लोगों का क्या होता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लो, पुलिस तक बात ना पहुंचे, आपस में ही सुलह कर लेते हैं। तो क्या ये इसका क्या मतलब है, हमें ट्रस्ट ही नहीं है अपने पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम में। फियर, रेजिलियंस, देन नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स वायलेट कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 21, जो कि साफ साफ राइट टू लाइफ दे रहे हैं लोगों को, कि अनटिल एंड अनलेस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अलावा स्टेट किसी की भी लाइफ नहीं ले सकते हैं, तो ये तो अगेंस्ट है उसके। देन आर्टिकल 22 के भी अगेंस्ट है, ग्लोबल लेवल पे हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हो रही है इससे। नाउ व्हाट आर द रिफॉर्म्स, तो पुलिसिंग बजट बनाओ ताकि उनको ज्यादा अच्छे से हम ट्रेनिंग दे सकें कि इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है, ह्यूमन राइट्स आपको अपहेल्ड करने हैं। ट्रेनिंग रिफॉर्म्स, मेंटल वेलनेस, ताकि पुलिस ऑफिसर्स को इटसेल्फ जब उनको स्ट्रेस नहीं रहेगा तो वो जो भी अगर किसी सच निकलवाना है किसी क्रिमिनल से, तो वो भी आपको आराम से निकलवाना है, ठीक है। दूसरे मेथड्स भी हो सकते हैं रादर देन ब्रूटैलिटी एक्सेट्रा। सीसीटीवी ठीक से काम करने चाहिए, तो प्रॉपर ऑडिट्स होने चाहिए कि कभी भी कोई भी पुलिस स्टेशन आके देखे कि ठीक से रख रहे हैं ये लोग क्रिमिनल्स को कि नहीं, कि क्या हो रहा है। लेजिस्लेटिव मेजर्स, एंटी कस्टोडियल वायलेंस लॉ लेकर आ सकते हैं हम। एंड we ultimately have to reimagine police uniform not as a symbol of power but of service and responsibility। ethical policing होनी चाहिए जहां पर empathy, restraint और accountability हो। जैसे कि एडिटोरियल बोल रहा है कि power without empathy is violence by another name। आपके हाथ में पावर है बट एम्पैथी नहीं है, दिस इज वायलेंस बाय अनदर नेम, ठीक है। अब इसके लिए ऐसा नहीं है लेकिन कि ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली हैं डीके बासु केस में, एनएचआरसी की गाइडलाइंस है कस्टोडियल डेथ में, और मॉडल पुलिस एक्ट है हमारे पास, ऑल्दो सभी स्टेट्स ने इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन है फॉर कस्टोडियल डेथ्स, ये भी इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे हमारे पास इस्तानबुल प्रोटोकॉल है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, इस तरह की कुछ चीजें हैं। अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप इधर पे इमैनुअल कांट को कोट कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है हमें उसको एक एंड की तरह देखना है, ना कि मीन्स एज एन एंड, ठीक है। और हर किसी की ह्यूमन डिग्निटी हमको प्रोटेक्ट करके रखनी है। तो ये इमैनुअल कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है जहां पे हर इंडिविजुअल को एज एन एंड इन देमसेल्व्स, नॉट एज अ मीन्स टू एन एंड। और कस्टोडियल डेथ जो है ये इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, ओके। सो जस्टिस मस्ट नॉट बी पोस्ट मॉर्टम, इट मस्ट बी प्रिवेंटिव। तो इस तरह की कोई चीजें आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं अपने आंसर के। नाउ let us move on to the next editorial which is regarding critical minerals hub। सो दिस इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पर हम समझेंगे जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स क्लब जो है वो इंडिया को ऑब्वियसली सिक्योर कर सकता है, डाइवर्सिफाई करता है उसका सप्लाई चेन। क्रिटिकल मिनरल जैसे आपका ये सब लिथियम वगैरह, इंडिया को एक्सट्रैक्टिव डिपेंडेंसीज और ओवर रिलायंस ये बोल रहा है, लेकिन अपना खुद का सेल्फ रिलायंस आपको रखना चाहिए, ठीक है। चलो पहले चाइना पे डिपेंडेंट थे, अब आप दूसरे देशों पे हो रहे हो, अपना खुद का सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो क्वाड कंट्रीज जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया, ठीक है, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है ताकि कोलैबोरेट कर सके और अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर सके रादर देन सोलली डिपेंडिंग ऑन चाइना। लेकिन एडिटोरियल में बात की गई है कि इसके अलावा भी इंडिया को क्या प्रिकॉशंस लेकर चलने हैं, ठीक है। सो ग्लोबल क्राइसिस है रेयर अर्थ के मार्केट्स में, स्पेशली जब चाइना ने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया और जिसकी वजह से इंडिया जैसे और भी देश काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, ओके। क्योंकि ये मिनरल्स चाहिए होते हैं हमको ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर्स के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम पहले के कुछ एडिटोरियल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज भी मैं बता देती हूँ। ग्रीन इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। जियोपॉलिटिकल लीवरेज, क्योंकि अगर हम देखें तो 60% जो ग्लोबल लिथियम प्रोसेसिंग है और 90% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट रिफाइनिंग है ये चाइना कंट्रोल करता है। तो चाइना को टैकल करने के लिए भी हमको रेयर अर्थ की जरूरत है और हमें उसमें कुछ अदर ऑप्शंस देखने की जरूरत है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है, डोमेस्टिक रिजर्व्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है मिनरल रिच रीजन्स में, ओके। देन वैल्यू एडिशन के कंसर्न्स है, हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज, ट्रांसिट, इस सब का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स विद कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, यूएई बहुत ही लिमिटेड है, स्टेबल सप्लाई नहीं है।
और टेक्नोलॉजिकली हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है उस मिनरल को सही तरीके से यूज करने के लिए। तो इंडिया ने इसमें क्या किया है, बायलेटरल अग्रीमेंट्स कर लिया हमने, जैसे कि अर्जेंटीना, जाम्बिया एक्सेट्रा के साथ। इंडियन पीएसयूज, प्राइवेट कंपनीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, मिनी लेटरल क्लब्स बना रहे हैं, ओके, लाइक जैसे कि क्वाड का क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव जो कि स्मॉल ग्रुपिंग्स को प्रमोट कर रहा है ऑफ लाइक माइंडेड नेशंस, एंश्योर्स इंडिया इज नॉट कॉट इन ग्रेट पावर राइवलरीज। साथ में हम लाइक जैसे ब्राजील, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के नेशन हैं जहां पर ये सब मिनरल्स मिलते हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या होंगे कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, जैसे कि हमारे पास उसकी इन्वेंट्री मैपिंग करें, स्ट्रैटेजिक स्टॉक फाइल्स और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के लिए आप इजी क्लियरेंस करो, जहां पे क्रिटिकल मिनरल है वहां पे जल्दी से लैंड एक्वायर हो और माइनिंग स्टार्ट हो पाए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ में हमें देखना है कि एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचे यहाँ पर, तो एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट्स को अलाइन करके रखना है। इंडिया का एक यूनिक रूल हो सकता है, देखो क्या है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो अवेलेबल है मोस्टली सदर्न नेशंस में, ठीक है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है यूज करने की वो है नॉर्दर्न नेशंस पे, ग्लोबल नॉर्थ के पास, ओके, दैट इज यूएसए, यूरोप। तो इंडिया जो है वो दोनों कंट्रीज से कनेक्ट करके रखता है, तो एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है, ताकि यहां से मिनरल लेके उसको कैसे यूज करना है वो ग्लोबल नॉर्थ हमें सिखा सके। तो अल्टीमेटली क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो एज अ रिसोर्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रीन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली हमें डेवलप करना हो या जियोपॉलिटिकल लीवरेज। तो ये सब चीजें करके हम अल्टीमेटली अपनी क्रिटिकल मिनरल सप्लाई को एक स्टेबल सप्लाई हम इंश्योर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।